हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। उसके निर्माण की विधि देखेंगे और उसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे कि उससे अपन क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, पिछले कई लेक्चर्स में मैंने आपको एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के थोड़े बहुत निर्माण की विधि और मेनली मैंने फोकस किया था रासायनिक गुणधर्म पे कि अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से क्या क्या बना सकते हैं, क्योंकि अपन दूसरे चैप्टर्स में जाके देखेंगे कि अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मैं आपको मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं निर्माण विधि, रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, एक जैसी रिएक्शंस एक जगह पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट करते हुए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो चीजें अपन को यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, बाकी फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक तो अपन को बेंजीन के बारे में बात करनी है और दूसरी टोलुइन के बारे में बात करनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो अपने पास बेंजीन है, बेंजीन से सब रूबरू होते हैं, ये बेंजीन होती है हमारे लिए। और बेंजीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निपटा दूं, यहाँ पे सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन को निपटा दूं, तो बची हुई जो प्रजाति बचेगी वो प्रजाति हमारे लिए क्या होगी? फिनाइल होगी। ये आपको पता है। फिनाइल को अपन शॉर्ट में पीएस से या फिर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी दर्शाते हैं, पीएस से भी दर्शाते हैं, फाई से भी दर्शाते हैं। तो बेंजीन से अपन फिनाइल बना सकते हैं हाइड्रोजन को हटा के। फिर हाइड्रोजन को हटा के अपन कुछ भी स्पीशीज जोड़ देंगे, कोई प्रजाति जोड़ देंगे, जैसे Cl जोड़ दिया यानी कि हेलोजन जोड़ दिया तो अराइल हैलाइड बन जाएगा, OH जोड़ दिया तो फिनॉल बन जाएगा, NO2 जोड़ दिया तो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अपन भिन्न भिन्न तरह के यौगिक बना सकते हैं बेंजीन द्वारा। बात समझ में आती है? सबसे पहली चीज तो अपन क्या देख लेते हैं बेटा, बेंजीन का निर्माण। बेंजीन का निर्माण, बेंजीन का निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं? कई तरह की अभिक्रियाएं हैं अपने पास जिससे अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। कुछ समझाने योग्य है, कुछ याद करने योग्य है, आगे चल के अपन उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको कुछ चीज़ें याद कर रखनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली रिएक्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, एक एक करके रिएक्शंस देखते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूँ? रेड हॉट आयरन ट्यूब, यानी कि लाल सुर्ख आयरन की नलिका के साथ करा रहा हूँ, यानी कि लोहे की नलिका में मैंने इस एसिटिलीन को डाल दिया। ये क्या है आपके लिए? एसिटिलीन है। 3 मोल एसिटिलीन लिए हैं और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? आपका बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। कैसे होता है मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म की बात करूँ, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होगा, यानी कि बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड नए बनेंगे। पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाऊंगा। एक आयरन की ट्यूब के अंदर, एक आयरन की नलिका के अंदर मैंने इस एसिटिलीन को डाल दिया है। खूब सारे एसिटिलीन आपस में टकराएंगे और पॉलीमराइजेशन करके यानी कि बहुलकीकरण करके बेंजीन बना लेंगे। कैसे बनाते हैं ये देखते हैं अपन। अब देखो, उस ट्यूब के अंदर जाके तो किसी ने नहीं देखा, अपन बस एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूट के नया बना होगा, ये बॉन्ड टूट के नया बना होगा, ये बॉन्ड टूट के नया बना होगा। इसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। ऐसा करने से हमारे पास क्या बनेगा? एक स्थायी यौगिक बनेगा। रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती है। स्थायी उत्पाद के रूप में अपन को देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना, और हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पर जब बंद बनेगा तो 2 कार्बन के बीच में सिग्मा बंद बन गया, सिग्मा बंद बन गया। इस कार्बन के बीच में सिग्मा बंद, इस कार्बन के बीच में सिग्मा बंद, और सभी जगह पर पाई बंद रह गए। तो ऐसा निर्माण कैसा होता है? बेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से अपन रेड हॉट आयरन ट्यूब में, यानी कि लाल सुर्ख, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली लाल सुर्ख, मतलब आप समझ रहे हो, आप लोहे की नलिका है उसको एकदम गर्म कर रहे हो, वो लाल पड़ गई एकदम। जब आप किसी चीज़ को, लोहे को गर्म करते हो तो पूरा लाल पड़ जाता है, बिल्कुल वैसी वाली ट्यूब है। और उसमें अपन ने एसिटिलीन को डाला है, वो बहुलकीकरण करके आपस में टकरा के पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म द्वारा क्या निर्माण कर रही है? बेंजीन का निर्माण कर रही है। अब अगर मैं एसिटिलीन की जगह यहाँ पर देखो दूसरा आइटम क्या ले सकता हूँ, दूसरी अभिक्रिया। अगर मान लो मैंने 2 मोल एसिटिलीन ले लिए और 1 मोल क्या ले लिया बेटा? 1 मोल ले लिया मैंने प्रोपाइन, और वही रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर डाल दिया, तो किस चीज़ का निर्माण होगा? यहाँ पर निर्माण होगा टोलुइन का। वैसे तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कैसे टोलुइन का निर्माण हो रहा है। एक बार आप पोज करके खुद से जुगाड़ लगा के देखो, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको मैकेनिज्म कैसे चलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा। कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? पेरिसाइक्लिक क्रियाविधि चल रही है।
पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म चल रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि बीबी और बीएफ साथ में चल रहा है, ठीक है ना। नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और हमारे पास क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर सारे के सारे ही प्रोपाइन ले लूँ, 3 मोल मैंने प्रोपाइन ले लिया और इसकी अभिक्रिया मैंने रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करा दी। मैं आपको क्या बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर मैथिल, यहाँ पर मैथिल और यहाँ पर मैथिल। वेल नोन कंपाउंड जिसका नाम हमें पता होना चाहिए, और नहीं पता तो याद रखो मेसिटिलिन बोलते हैं। पता नहीं कितनी बार तो मैंने इसका नाम आपको बता दिया, इसको मेसिटिलिन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। तो टोलुइन का निर्माण भी कर सकते हैं, टोलुइन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मेसिटिलिन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, प्रत्येक परमाणु जो है उसका संकरण sp2 होना चाहिए और पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। उसके बाद हकल नियम फॉलो करेंगे। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन है जिसमें n की वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे लिए यौगिक कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। इसका मैकेनिज्म देखोगे तो इसका मैकेनिज्म भी ऐसे कैसे ही चलने वाला है। वैसे तो आपने जुगाड़ लगा ही लिया होगा। यहाँ पर मैं CH3 रख देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH रख देता हूँ, फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर मैं CH3 रख देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 रख देता हूँ। ये इसके फेवर में, ये इसके फेवर में, ये इसके फेवर में। पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म चल रहा है और मेसिटिलिन का निर्माण हो रहा है। पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म चल रहा है और मेसिटिलिन का निर्माण हो रहा है। पहला तरीका है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण का। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए जिससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो सकता है, चाहे बेंजीन हो, चाहे टोलुइन हो, चाहे मेसिटिलिन हो। और अभिक्रियाएं देखते हैं अपन जिससे बेंजीन का निर्माण संभव है। सब एनसीईआरटी में दी हुई अभिक्रिया है, इसलिए फटाफट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे लिए एन हेक्सेन है और एन हेक्सेन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, Cr2O3 प्लस Al2O3 और अच्छा खासा टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस, लगभग की बात करिए, फिक्स टेम्परेचर की बात नहीं करिए, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, एरोमेटिक यौगिक में, यानी कि बेंजीन में। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है साइक्लाइजेशन, यानी कि चक्रीयपन आया, चक्रीयकरण हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, विहाइड्रोजनीकरण भी हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन भी निकले हैं, विहाइड्रोजनीकरण भी हुआ है ना। साइक्लाइजेशन हुआ है और विहाइड्रोजनीकरण हुआ है। पहले तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से कंबाइन होकर चक्रीय वलय बनाएगा, चक्रीय रिंग बनाएगा, चक्रीय बनाएगा। उसके बाद वहाँ से हाइड्रोजन निकल के एक स्थायी यौगिक बनेगा जिसको बेंजीन बोलते हैं। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे मैं तो नहीं जाऊँगा, आपकी मर्जी हो तो आप जाके देख लो कि कैसे मैकेनिज्म चलता होगा। मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि ये जो हमारे पास अभिकर्मक दिया है ये किस लिए काम में आता है, ये काम में आता है चक्रीकरण करने के और विहाइड्रोजनीकरण करने के। ये तो मैंने एन हेक्सेन के साथ किया। अगर मैं यही एन हेप्टेन के साथ दोहराऊं तो आप मेरे को आंसर बता सकते हो। 7 यहाँ पर कार्बन लिए हैं, Cr2O3 प्लस Al2O3 डाला है हीट के साथ, हीट अच्छी खासी लिए लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। तो 7 कार्बन में स्थायी यौगिक क्या बन सकता है, टोलुइन बन सकता है। क्या बनेगा, टोलुइन बनेगा। यहाँ पर ये टोलुइन का निर्माण हो जाएगा। कैसे हो रहा है, वही चक्रीयकरण और विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 8 कार्बन ले लिए, 8 कार्बन हो गए, एन ऑक्टेन की बात करूं और उसके साथ भी यही चीज़ दोहराऊं कि Cr2O3 Al2O3 हीट के साथ अभिक्रिया दर्शाने की कोशिश करूं, तो यहाँ से कितने तरह के यौगिक संभव है। यहाँ से यौगिक संभव है, एक तो बेंजीन बन जाएगा और उस पर इथाइल आ जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। और एक क्या बन सकता है, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, यानी कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ के, दोनों कार्बन आपस में जुड़ के क्या करेंगे, चक्रीकरण और विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि क्या बन गया, ऑर्थोजाइलिन बन गया। तो इसके द्वारा अपन ऑर्थोजाइलिन और इथाइल बेंजीन यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का निर्माण कर सकते हैं साइक्लाइजेशन और विहाइड्रोजनीकरण करके। तो एक प्रकार की अभिक्रिया ये भी हो गई आपके लिए, ठीक है। एक तो रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली हो गई पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म, और इसके अंदर क्या होता है, चक्रीकरण और विहाइड्रोजनीकरण होता है। मैकेनिज्म पे अपन को ध्यान नहीं देना है, बस याद रखने वाली अभिक्रिया एनसीईआरटी में गिवन है। बेंजीन का निर्माण कर करके देख रहे हैं और साथ साथ उसके जैसे यौगिकों का निर्माण करके देख रहे हैं, साथ साथ नाम भी लिखते जा रहे हैं। तो 2 तरह की अभिक्रिया हो गई। और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से अपन पोज करके लिखोगे आप, ठीक है। आपका काम क्या है, पोज करके लिखना।
और देखते हैं अपन और किस तरह से अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। अपने पास काफ़ी सारे तरीके हैं बेंजीन के निर्माण करने के, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं उन सबको। यहाँ पर अगर मान लो एक मैंने यहाँ पर पाइबंद बना रखा है और मैंने इसकी अभिक्रिया सेलेनियम हीट के साथ कराई, तो जो सेलेनियम होता है, सेलेनियम का काम क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण अभिकर्मक होता है। सेलेनियम हमारा विहाइड्रोजनीकरण अभिकर्मक होता है। सेलेनियम 2 हाइड्रोजन को खींच के SeH2 में कन्वर्ट हो जाता है। सेलेनियम 2 हाइड्रोजन को खींच लेगा। अगर चक्रीय वलय में एक पाइबंद मौजूद है तो पूरा का पूरा उसको किस में बदल देगा, बेंजीन में बदल देगा। यहाँ पर अभिक्रिया कैसे हुई है, यहाँ पर अभिक्रिया में हुआ क्या है, विहाइड्रोजनीकरण हुआ है। 2 हाइड्रोजन के सेट में निकला है और पाइबंद बना है। 2 प्रबल सिग्मा बंध टूटे हैं, एक दुर्बल पाइबंद बनाया है, इसलिए हीट देनी पड़ी है। सेलेनियम का काम क्या है, वो विहाइड्रोजनीकरण अभिकर्मक है। चाहो तो आप ऐसे देख लो, चाहो अगर यहाँ पर 2 पाइबंद होते और सेलेनियम हीट के साथ अभिक्रिया कराते तब भी वो पूरा का पूरा उसको किस में बदल देता, बेंजीन में बदल देता। वही विहाइड्रोजनीकरण वाली अभिक्रिया है। बात समझ में आती है। सिंपल सी अभिक्रिया है, कोई हार्ड नहीं है। इसी तरह से मान लो आपको क्या दिया हो बेटा, आपको दिया हो फिनॉल। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप जिंक हीट के साथ कराते हो तो यहाँ पर जो जिंक है वो किसकी तरह बिहेव करता है, अपचायक की तरह बिहेव करता है। अपचायक क्या होता है, जो दूसरे को क्या करते हैं बताओ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, सॉरी, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते, अपचयन करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीकरण में चले जाते हैं। तो ये जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन को कैद कर लेगा और यहाँ पर क्या छोड़ देगा, केवल और केवल बेंजीन छोड़ देगा और किस में चले जाएगा, खुद जिंक ऑक्साइड में चला जाएगा। तो वापस से बेंजीन का निर्माण हुआ है जिंक हीट के साथ। इसको बोलते हैं डीऑक्सीलेशन। हमने ऑक्सीजन को हटाया है इसलिए डीऑक्सीलेशन बोलेंगे या फिर विऑक्सीकरण बोलेंगे, विऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई। विऑक्सीकरण अभिक्रिया जिंक हीट के साथ, सब याद करने वाली अभिक्रिया, कोई मैकेनिज्म की बात नहीं, सिंपल रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक का अपचयन हुआ है, दूसरे का ऑक्सीकरण हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया की बातें चल रही हैं और बेंजीन का निर्माण चल रहा है। बात समझ में आती है। और देखते हैं अपन और किस तरीके से अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। एक ही जगह पे सारी रिएक्शंस इकट्ठी हो जाएगी तो याद करने में आसानी होगी भाई, इतनी सी बात है। 9 तरीके बता दिए, 10वां तरीका देखो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है बेटा, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। इस बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया अगर मैं सोडा लाइम के साथ करा दूँ, बिल्कुल आपको ये तो याद होनी चाहिए, सोडा लाइम का तो मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बता रखा है कि किस तरह से सोडा लाइम से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजीन में बदल सकते हैं। तो ये लो, ये बेंजीन में चला जाएगा और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट कलर का पीपीटी आ जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म बता रखा है। इसमें बीच में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्ब ऋणायन बनता है। जितना अधिक कार्ब ऋणायन स्थायी होगा उतनी जल्दी हमारी अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। सोडा लाइम वाला आप रिएक्शन देख लो, सोडा लाइम वाली रिएक्शन मैंने कोल्बे विद्युत अपघटन के दौरान ही पढ़ाई थी, तो आपको समझ में आएगी होगी कि किस तरीके से अपन ने यहाँ पर वी कार्बोक्सिलीकरण किया है। अगर यहाँ पे NaOH की जगह में NaOD लेता तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता। ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। और देखो, अगर मान लो मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया हुआ है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या फिर मैं क्या करा रहा हूँ, गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ करा रहा हूँ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ से ये विसल्फोनीकरण होगा, ये सल्फोनिक ग्रुप हट जाएगा और क्या बन जाएगा, हमारे पास बेंजीन बन जाएगा और SO3 गैस बाहर निकल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, विसल्फोनीकरण अभिक्रिया। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब मैं सल्फोनेशन करना सिखाऊंगा बेंजीन पे कि बेंजीन का सल्फोनीकरण कैसे होता है, वहीं पे मैं आपको विसल्फोनीकरण अभिक्रिया भी सिखा दूंगा कि विसल्फोनीकरण कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए आप इतनी सी बात याद रखें कि हाँ, यहाँ से SO3 निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो जो हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है वही हाइड्रोजन यहाँ पर लगता है।
ये हाइड्रोजन जो यहाँ मौजूद है वही यहाँ पर लगता है। जिस स्थान पे SO3H लगा हुआ है उसी स्थान पे हाइड्रोजन लगेगा। वापिस सुनो, जिस स्थान पे SO3H लगा हुआ है उसी स्थान पे हाइड्रोजन लगेगा। और इस तरह के प्रतिस्थापन को, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ है SO3H की जगह, इस तरह के प्रतिस्थापन जब एक ही जगह पर दूसरा आइटम आके लग जाता हो उसको बोलते हैं इप्सो प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? इप्सो प्रतिस्थापन। इप्सो प्रतिस्थापन बिल्कुल चौड़ में बताया जाएगा जब अपन विसल्फोनीकरण अभिक्रिया चौड़ में पढ़ेंगे। बात समझ में? अभी तो लिखने के लिए लिख रहे हैं अपन। अरे यार सिंपल है, ठीक है ना। 11 मेथड हो गए। और मेथड देखते हैं कैसे बना सकते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हालांकि मैंने आपको कभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में कुछ बताया नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ पर पीएच ले लिया, यानी कि बेंजीन ले ली और उस पर MgBr लगा दिया, ठीक है। वैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात बताऊं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है? RMgX। R तो होता है प्लस, R तो होता है माइनस, Mg होता है +2 और X होता है माइनस। तो यहाँ से जो बनता है वो कार्ब ऋणायन बनता है। तो R माइनस Mg +2 X माइनस, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R माइनस होता है वो हमारे लिए किसका काम कर सकता है? क्षार का काम भी कर सकता है और नाभिक स्नेही समूह का काम भी कर सकता है। तो हमें यहाँ पर बेंजीन बनानी है तो अपन ने यहाँ पर pH माइनस ले लिया। ये हमारे लिए क्या है? pH माइनस Mg +2 Br माइनस। तो हमने pH माइनस ले लिया। और अगर मुझे बेंजीन बनानी है तो बताओ मुझे क्या चाहिए? H+ चाहिए। और अगर कोई भी आइटम H+ को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये हमारे लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन बेंजीन का निर्माण करेंगे। ये हमारे लिए नाभिक स्नेही समूह नहीं है, ये हमारे लिए क्षार है। ये क्षार क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसको देने वाला है? H+ को देने वाला है, प्रोटॉन को देने वाला है। केवल न्यूक्लियोफाइल और क्षार में यही अंतर है कि न्यूक्लियोफाइल H+ को छोड़कर किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको न्यूक्लियोफाइल ना बोल के उसको क्षार बोल दिया जाता है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया होगी। अब जो भी इससे ज़्यादा क्षारीय होंगे वो सब अभिक्रिया देंगे। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को मैं पानी में डालता हूं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। उसका यही रीज़न है कि वो अम्ल क्षार अभिक्रिया कर देता है। तो इसकी अभिक्रिया मैं जल के साथ करा सकता हूँ, इसकी अभिक्रिया में HX के साथ करा सकता हूँ, इसकी अभिक्रिया में अमोनिया के साथ करा सकता हूँ, इसकी अभिक्रिया में 2 डिग्री यानी कि अमीन के साथ करा सकता हूँ, 2 डिग्री अमीन के साथ करा सकता हूँ। यहाँ पर अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया करा सकता हूँ, थायो अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया करा सकता हूँ, एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया करा सकता हूँ। मैं इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा सकता हूँ। मैं इसकी अभिक्रिया सल्फोनिल ग्रुप के साथ करा सकता हूँ, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया मैं टर्मिनल एल्काइन के साथ भी करा सकता हूँ। ये सारे के सारे यहाँ से क्या देंगे? H+ देने वाले हैं। इतने सारे अभिकर्मकों के साथ मैं ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कराऊंगा। ये सब क्या करेंगे? इस pH माइनस को H+ देंगे और यहाँ से क्या बना देंगे बेटा? बेंजीन। तो बताओ ये एक रिएक्शन है या बहुत सारी? बहुत सारी। बताओ ये एक रिएक्शन है या बहुत सारी? बहुत सारी। मैं OH के लिए लिख के बता रहा हूँ कि बाकी का आइटम क्या बचेगा? MgBr और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। अगर X होगा तो X आ जाएगा, NH2 होगा तो NH2 आ जाएगा। समझ गए होंगे बात, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड से भी अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। सिंपली कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से चलेगी। इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कभी भी जल में नहीं डाला जाता, क्योंकि जल में डालते ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक खत्म हो जाता है और किस में बदल जाएगा? एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। अभी फिलहाल बेंजीन में बदल रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पर pH माइनस लिया हुआ है। बात समझ में आती है? सिंपल अम्ल क्षार अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। ध्यान से देख लें, एक नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अपनी रिएक्शन है ये, ठीक है। और देखते हैं और किस तरीके से अपन यहाँ पर बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। सिंपल तरीके हैं और कुछ भी नहीं है, अलग अलग तरीके से अपन बेंजीन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेते हैं। इसके बारे में भी चौड़ में बाद में बताया जाएगा। तो सर अभी क्या बताओगे? अभी तो बेटा लिखने के लिए लिख लो, नहीं तो फिर आप कहोगे सर NCERT में ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, फिर आपने तो ये बताया नहीं। तो भैया इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको BDS भी बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। बेंजीन है, उस पर N2+ लगा है, इसलिए बेंजीन डाइएजोनियम लवण बोला। इसकी अभिक्रिया अगर मैं H3PO2 हीट के साथ कराऊँ,
या फिर मैं इसकी अभिक्रिया इथेनॉल हीट के साथ कराऊँ, मैं इसकी अभिक्रिया H3PO2 हीट के साथ कराऊँ या फिर इथेनॉल हीट के साथ कराऊँ, तो यहाँ पर दोनों ही केस में क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन बन जाएगा। दोनों ही केस में यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाती है। N2 जो होती है वो वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, उससे बढ़िया लिविंग ग्रुप ही मौजूद नहीं है। तो यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा। फिलहाल तो ये रिएक्शन के लिए मैं इतनी सी बात बोलूँगा कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स का मतलब एक का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन। तो इसको हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है तो इसका अपचयन हुआ है, इनका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। जैसे इथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर वो कहाँ पे जा सकता है, इथेनॉल में जा सकता है, अल्डिहाइड में जा सकता है। तो ये इथेनॉल इथेनॉल में चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, बेंजीन में चला जाएगा। ये सब क्या है, हाइड्राइड के सोर्स है। ये सब क्या है, हाइड्राइड के सोर्स है। बात समझ में आती है, ये सब हाइड्राइड के सोर्स है। ये बेंजीन को क्या करेंगे, बेंजीन का अपचयन करेंगे और खुद का ऑक्सीकरण करवा के किस में बदलवा देंगे, बेंजीन में बदलवा देंगे। बात समझ में आती है। रेडॉक्स अभिक्रिया है, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन वाली अभिक्रिया है। तो इन तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ये सारे तरीके क्या हैं बेटा, बेंजीन के निर्माण के लिए लाभदायक है हमारे लिए। बात समझ में आती है। तो इतने सारे तरीके अपने पास बेंजीन बनाने के, इतने याद रख लो, वही बड़ी बात है। फिर और भी तरीके होते हैं, लेकिन अपन को पहले छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए। अभी कोई ख़त्म नहीं होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। अपन आराम से और भी तरीके देखते रहेंगे, पहले आप इनसे सेटिस्फाई हो जाए, इनसे रूबरू हो जाओ, ठीक है। तो ये बेंजीन के निर्माण की विधि थी। अब बात करेंगे बेंजीन के रासायनिक गुणधर्म यानी कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुणधर्म चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दी थी। और उसका रीज़न यही था कि ताकि आप वहीं के वहीं पे सारी की सारी चीज़ें एक साथ लिख लो, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, चारों के लिए मैंने वहीं पे आपको लिखवा दी थी, है ना, भौतिक गुणधर्म। तो अब अपन रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक गुणधर्म देखते हैं कि बेंजीन कौन सी अभिक्रिया देता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है या फिर कुछ और देता है। हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है ऐसा करने से। लेकिन फिर भी अपन देखेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा देते हैं और रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी अच्छी खासी जगह निकाल के और बात कर लेते हैं। ये आपने पोस्ट करके नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, तो इसको भी मिटा देते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणधर्म या केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो अपन बेंजीन की बात करेंगे सबसे पहले कि बेंजीन से क्या क्या कर सकते हैं, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मेरा खेल किसके लिए चलेगा, बेंजीन के लिए चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिएक्शन के बारे में बता दूं कि अगर बेंजीन पर मैंने HBr का योग किया, अब H+ और Br- होता है, इस रिएक्शन की बात करते हैं। आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आएगा, कुछ नहीं है सर, HBr का योग तो आपने सिखा रखा है, यहाँ पे पाइबंद है, यहाँ पे H+ है, इस H+ को इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर H जोड़ोगे तो कार्बोनाइन यहाँ बनेगा, फिर उस पर Br जोड़ दोगे तो HBr। लेकिन बेटा ये अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती, लिखते ही काट देंगे। बताओ क्यों? क्योंकि ऐसा करने से बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ने अपनी एरोमेटिकता खो दी। और ये कौन सी रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, जो कि संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया थी, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पर बोल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको तो हिंदी में नहीं लिखूँ ना भैया, लपड़ मार दूंगा मैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हिंदी में नहीं लिखते पर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी एरोमेटिकता खो देते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा, तो फिर बेंजीन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये अपने लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया,
है ना। इससे बड़ा सवाल कुछ रहा ही नहीं कि ये EAR देगा कि नहीं देगा, तो फिर क्या देगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि बेंजीन EAR तो नहीं दे सकता लेकिन ESR दे सकता है। ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे देगा कैसे नहीं देगा, पूरी रिएक्शन चौड़ में पढ़ाई जाएगी, मैकेनिज्म के साथ पढ़ाई जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल के लिए अपन क्या लिखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, स्पेशली मैं बेंजीन की बात करूंगा। और जो चीज़ मैं आज आपको बेंजीन के लिए सिखाऊंगा वही चीज़ आगे चल के, चाहे आप अराइल हैलाइड ले लो, चाहे आप फिनॉल ले लो, चाहे आप एनिलीन ले लो, सभी के लिए लागू होने वाली है। थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो तो आएगा ही सही, लेकिन सबके लिए यही चीज़ लागू होने वाली है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अभी फिलहाल के लिए बेंजीन की बात कर रहे हैं। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है, जिसमें पहला आक्रमण बताओ किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा और कुल प्रतिस्थापन होगा उसे ESR कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेटा, ESR कहेंगे। तो बेंजीन हमारे लिए यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे लिए क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। अभी तक आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी विश्वास वाली बात रखो, मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ESR दर्शाता है, EAR नहीं दर्शाता है। EAR नहीं दर्शाएगा, ESR दर्शाएगा। देखो कैसे दर्शाएगा, इधर ध्यान देंगे। यहाँ पर रिएक्शन की बात करूँ तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो नहीं दर्शा रहा था, लेकिन बेंजीन पर अगर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल ले लूँ और दूसरा A- जो कि क्षार होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया और A- क्या है हमारे लिए क्षार है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा था उस हाइड्रोजन के स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और ये A- इस H को लेकर क्या बना लेगा, HA बना लेगा। मैंने कुछ नहीं बताया आपको, मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोफाइल लगता है, यानी कि पहला आक्रमण इलेक्ट्रोफाइल का हुआ होगा और इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब पूरा का पूरा खेल मैकेनिज्म पे डिपेंड है, क्रियाविधि पे डिपेंड है। क्रियाविधि देखेंगे, फिर अभिक्रिया की विशेषताएं देखेंगे, फिर कई तरह की अभिक्रिया पढ़ेंगे, पूरा निचोड़ निकाल लेंगे इस अभिक्रिया का। ठीक है, तो मैकेनिज्म से सारी की सारी चीज़ें डील हो जाएंगी और जो मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ लिखाने वाला हूँ वही मैकेनिज्म पूरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 90% वही मैकेनिज्म है। पूरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 90% वही मैकेनिज्म चलता है, 10% इधर उधर के आ जाएंगे, लेकिन 90% यही मैकेनिज्म चलने वाला है, यही कॉपी होने वाला है। तो इस मैकेनिज्म को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल मन लगा के सुनेंगे, ताकि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे पूरा पक्का वो हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आपका बेंजीन है, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला आक्रमण बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे करेगा, करते ही क्या बनाएगा बेटा, करते ही यहाँ पर पाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे बनेगा कार्ब धनायन। ये आपकी स्लो स्टेप है, यही आपकी RDS है, ये आपकी स्लो स्टेप है, यही आपकी RDS है, क्योंकि बेंजीन ने अपनी एरोमेटिकता को खो दिया, अपने पाई बंध को तोड़कर एक ऐसी प्रजाति बनाई है जिसमें अष्टक अपूर्ण प्रजाति कार्ब धनायन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसको फर्स्ट स्टेप में देखूं मैं तो एरोमेटिकता समाप्त हुई है, इसलिए ये स्लो स्टेप है। एरोमेटिकता समाप्त हुई है इसलिए स्लो स्टेप है। ये जो कार्ब धनायन बना है इसको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम तो इसको बोलते हैं वीलैंड मध्यवर्ती, यानी कि वीलैंड इंटरमीडिएट, क्योंकि वीलैंड नाम के वैज्ञानिक ने इसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया था, इसलिए वीलैंड मध्यवर्ती बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अरेनियम आयन, क्योंकि ये अराइल वाले पे, अराइल जगह पर बना है। अराइल आपको बताया था मैंने, अराइल क्या होता है, फिनाइल, यानी कि जहाँ पे अपन बेंजीन के ऊपर कार्ब धनायन बनाएंगे तो उसको अराइल कार्ब धनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर कार्ब धनायन, यानी कि अराइल कार्ब धनायन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाया तो अराइल हैलाइड, बेंजीन के जस्ट अल्फा कार्बन पे लगाया तो बेंजाइल, ये क्या है, अराइल, तो इसको अरेनियम आयन बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं,
सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक्स्ट्रा सिग्मा बंध बना है इसमें कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पाई बंध टूट के एक एक्स्ट्रा सिग्मा बंध बना है, इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वैलेंट इंटरमीडिएट या अरेनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना है, जितना अधिक ये स्थायी होगा उतनी ज़्यादा ये अभिक्रिया तीव्र गति से चलेगी, क्योंकि स्लो स्टेप का पार्ट है। एक बात। दूसरी बात, जितना बढ़िया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा इस बेंजीन के अंदर जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण होगा। यानी कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे होंगे, जैसे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से हो सकते हैं? OH हो सकता है, वो अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे देगा। NH2 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे CHO है, वो पाई बंध से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे होंगे, +M +H +I वाले लगे होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, उतनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होगी। जितने ज्यादा -M -H -I वाले लगेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, उतनी धीरे ये अभिक्रिया चलेगी। तो एक तो बेंजीन पर निर्भर कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल पर निर्भर कर रहा है। जितना बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रोफाइल होगा उतनी जल्दी बेंजीन आक्रमण करने के लिए रेडी होगी। जितना बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रोफाइल होगा उतनी जल्दी बेंजीन आक्रमण करने के लिए तैयार होगी। तो यानी कि बेंजीन पर भी निर्भर कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल पर भी निर्भर कर रहा है। यानी कि यह अभिक्रिया कैसी है बेटा? इस अभिक्रिया में दर अपने अभिकारक पे भी डिपेंड कर रही है और अभिकर्मक पे भी डिपेंड कर रही है। यानी कि यह अभिक्रिया द्विआण्विक है, बाइमोलिक्यूलर है, जिसमें दोनों ही प्रजातियों पर यानी कि अभिकारक और अभिकर्मक पर यह अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। और फिर ये तो है ही सही भाई, ये आया तो इससे ही है, तो इसके लिए भी बोल सकते हैं कि वैलेंट मध्यवर्ती जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी। बात समझ में आती है क्या? सिंपल है। अब देखो, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रोफाइल बदलता जाऊंगा, नए नए हमारे पास उत्पाद बनते जाएंगे। अभी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो पहली स्टेप लिखी है, यहाँ पे थोड़ा ना छोड़ूंगा, यहाँ छोड़नी है मुझे, लेकिन यहीं से मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। मैं इसको क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा दूल्हा, इसको बोलूँगा दुल्हन। दूल्हा हमारे लिए फिक्स रहने वाला है, दुल्हन हमारे लिए बदलती रहेगी। हमें बस दुल्हन का निर्माण करना होगा, बार बार हमें इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना होगा। अलग अलग तरीके के हमें अभिकर्मक दिए होंगे और हमें इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करना होगा। अब तुम्हें पता है यार, दुल्हन को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दूल्हा तो वैसे ही नॉर्मल शेरवानी डाली, चलो ठीक है। तो दूल्हा तो बेचैन रहेगा हमेशा, जैसे ही दुल्हन दिखेगी दूल्हा दुल्हन पे अटैक कर देगा। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, ये दूल्हा दुल्हन वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है ना। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझा दूंगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, आप उसको अगर अलग डायरेक्शन में लेके जाओगे तो फिर बात अलग है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरे तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर ये जो A- है, ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में लेके जाएगा। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पर लौटा के यहाँ पर किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा? HA के फॉर्म में निकल जाएगा। और बेंजीन वापस से अपने स्थान पर बन जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल प्लस HA। ऐसा करने से एरोमेटिकता फिर से आ गई, एरोमेटिकता फिर से आ गई, बिल्कुल देसी स्टाइल में एरोमेटिकता फिर से आ गई। हमें तो क्या करना है? हमें तो समझना है। हिंदी भाषा इतनी शानदार है कि तुरंत समझ में आ जाता है। एरोमेटिकता फिर से आ गई। ये स्टेप कैसी होगी? ये स्टेप फास्ट होगी, क्योंकि इसमें वापिस से यौगिक क्या कर रहा है? अपनी एरोमेटिकता को रिगेन कर रहा है। एरोमेटिकता उसमें फिर से आ रही है, इसलिए ये स्टेप फास्ट होगी, ये स्टेप स्लो होगी। बात समझ में आ रही है? फास्ट स्टेप में हमारा हाइड्रोजन निकला है, ध्यान से सुन लेना। फास्ट स्टेप में हमारा हाइड्रोजन निकला है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रीटियम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है या ट्रीटियम है। सबके लिए बराबर क्या चलेगी? अभिक्रिया की दर चलेगी। मतलब यहाँ पे C6H6 ले लो, चाहे C6D6 ले लो, चाहे C6T6 ले लो, वो स्लो स्टेप का पार्ट ही नहीं है बेटा। स्लो स्टेप का पार्ट ही नहीं है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम तो फास्ट स्टेप में निकल रहा है, तो उस पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पर गतिज समस्थानिक प्रभाव नहीं लगने वाला। यानी कि यहाँ पर C6H6, D6, T6 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल दो अभिक्रिया ऐसी होंगी जिसमें फर्क पड़ेगा, एक तो आयोडीनीकरण और एक सल्फोनीकरण। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हर एक पद का फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम निकलने में परेशानी करेंगे तो उनको भी अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। वो सारी बातें हैं। बात समझ में आएगी? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम केवल दो अभिक्रिया पर निर्भर करता है, आयोडीनीकरण और सल्फोनीकरण में यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा गति समस्थानिक प्रभाव। बाकी किसी भी
अभिक्रिया में हमें गति समस्थानिक प्रभाव देखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल है, 2 स्टेप में ये पूरी रिएक्शन खत्म हो गई। सारा मैकेनिज्म यही रखने वाला है, पूरे के पूरे मैकेनिज्म में यही चलेगा। केवल हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को डिफरेंट तरीके से बना के देखना है। अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को बनाना सीख लिया, अपना लफड़ा ही खत्म। जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीख गए, सबसे मुश्किल काम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, बाकी तो रिएक्शन वो की वही चलेगी। कितनी सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म हो गया, काफ़ी सारी बातें हो गई। अब इन बातों को क्या करेंगे, लिखेंगे। और क्या करेंगे, तो लिखते हैं। आओ इन सारी बातों को एक जगह पे उतार लेते हैं, लिखना चालू करेंगे। कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की विशेषताएं। यहां पर लिखेंगे अपन अभिक्रिया की विशेषताएं। पोज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना पहले वाला। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुना पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यह अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण हो रही है, 2 पद में पूर्ण हो रही है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे, यह अभिक्रिया 2 पद में पूर्ण होती है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में कौन सा पद धीमा पद है, स्लो स्टेप कौन सी है, पहला पद धीमा पद है। इस अभिक्रिया में पहला पद धीमा पद है। तीसरी बात, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, विलेंट मध्यवर्ती बनता है, और वही पद क्या है, धीमा पद है। इस अभिक्रिया में आरडीएस पद में, यानी कि धीमे पद में, मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है, और उसे विलेंट मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है, उसके क्या कहते हैं, विलेंट मध्यवर्ती कहते हैं। इतनी बातें हो गई। फिर चौथी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये अभिक्रिया कैसी है, द्विआण्विक है। ये अभिक्रिया द्विआण्विक अभिक्रिया है। द्विआण्विक का मतलब क्या है बेटा, बाय मॉलिक्यूलर, है ना। रेट में आप रेट देखते हो तो मोलिकुलरिटी देखते हो ना, वही सारी बातें हैं, मोलिकुलरिटी की बात है। यानी कि दोनों पे निर्भर करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे भी और बेंजीन पर भी। आणविकता और ऑर्डर में अंतर है ना। ऑर्डर अगर ये द्विआण्विक है तो जरूरी नहीं ऑर्डर भी 2 हो, हालांकि यहाँ पर ऑर्डर भी 2 आ जाएगा, लेकिन आणविकता और ऑर्डर में अंतर है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आपने पढ़ी है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आणविकता अलग चीज़ है। आणविकता और ऑर्डर अलग अलग भी हो सकता है। आणविकता का मतलब है कि स्लो स्टेप में कितने लोग भागीदारी दिखा रहे हैं। ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता। ऑर्डर का मतलब होता है कि अभिकारक और अभिकर्मक की स्टार्टिंग से बात करते हैं अपन, उस पर बातें निर्भर कर रही है और उसके बीच में कितने यौगिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट क्या हो जाएगी, रेट किस किस पे निर्भर कर रही है, अभिकारक यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे निर्भर कर रही है, और अभिकर्मक यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पर भी निर्भर कर रही है। ऑर्डर भी 2 है, मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, दोनों पे निर्भर कर रही है। हमारे अभिकारक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे हमारी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो अगर दोनों पर निर्भर करती है, और कैसे निर्भर करती है, दोनों से समानुपाती है। तो समानुपाती है तो देखो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसके बारे में अब मुझे कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है। ठीक है ना, दिमाग में बस जानी चाहिए रिएक्शन अच्छी तरीके से। 6 पॉइंट हमारे लिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहूँ स्थितिज ऊर्जा और अभिकारक की सांद्रता के बीच में, अभिकारक की सांद्रता और स्थितिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, या फिर अभिकारक की, ये स्थितिज ऊर्जा भी हटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, यानी कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। और कैसे कर रहा है,
समानुपाती निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटा, अभिक्रिया की दर बढ़ती चली जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और इलेक्ट्रोफाइल की सांद्रता की बात करूं तो रेट और इलेक्ट्रोफाइल की सांद्रता में मैं देखूंगा तो वापस से यही ग्राफ कैसा आएगा, समानुपाती वाला आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल की सांद्रता बढ़ाता चले जाऊंगा अभिक्रिया की दर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये अभिक्रिया द्विआण्विक इलेक्ट्रोफाइल और अभिकारक दोनों पर निर्भर कर रही है, तो उनकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। जैसे जैसे उनके अणुओं को बढ़ाता चला जाऊंगा, उनकी सांद्रता को बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती चली जाएगी। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेट के ऊपर रह गया है। रेट किस बात पर निर्भर कर रही है, अभिक्रिया की दर किस बात पर निर्भर कर रही है, रेट ऑफ, या फिर यहाँ पर रेट की बात कर लेते हैं। रेट निर्भर कर रही है कार्ब धनायन के स्थायी पर। सबसे पहली बात तो कार्ब धनायन यानी कि विलेन इंटरमीडिएट के स्थायी पर, जितना ज़्यादा विलेन इंटरमीडिएट स्थायी होगा उतनी ज़्यादा हमारी अभिक्रिया की दर होगी। इतनी बात समझ में आती है। और किस बात पर निर्भर कर रही है कि जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना ज़्यादा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर कर रही है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया की दर उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पर निर्भर कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज़्यादा होगी, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कब ज़्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे होंगे या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी कि +M +H+I लगे होंगे तो उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगे होंगे उतनी कम यहाँ पर हमारी रेट होने वाली है, यानी कि 1/-M -H -I। इतनी सी बात आपको ध्यान में भी क्या रखनी है, वो तो मैकेनिज्म समझ में आ गया तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, सिंपल है। आप यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं। हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने। अब और देखो आप, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे लिए, जो मैंने आपको बताया था कि गति समस्थानिक प्रभाव वाली बात, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। 8वां हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर जो अभिक्रिया चल रही है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो अभिक्रिया चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, गतिज समस्थानिक प्रभाव, एक बार इंग्लिश में लिख रहा हूँ, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट नहीं लगता है, नहीं लगता है। यानी कि KH, KD और KT, यानी कि C6H6 ले लो आप अभिकारक, चाहे C6D6 ले लो, चाहे C6T6 ले लो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है लेकिन वो नकारात्मक मतलब नगण्य है ना, उसको गिनने के योग्य नहीं है वो। तो इसलिए बेंजीन ले लो, चाहे ड्यूटेरियम वाली ले लो, चाहे ट्रिटियम वाली ले लो, तीनों के अंदर समस्थानिक प्रभाव नहीं लगेगा, गति समस्थानिक प्रभाव नहीं लगेगा। तीनों की अभिक्रिया की दर कैसे आने वाली है बेटा, सेम दर आने वाली है। लेकिन आयोडीनीकरण एवं सल्फोनीकरण अभी आपको समझ में कम आएगा, लेकिन जैसे आपको अभिक्रिया पढ़ाऊंगा इसकी काफ़ी सारी, तो आयोडीनीकरण और सल्फोनीकरण पढ़ाऊंगा तो उसके लिए लिख रहा हूँ, आयोडीनीकरण एवं सल्फोनीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल। इसलिए उनमें गतिज समस्थानिक प्रभाव लगता है। केवल ये दो ही अभिक्रिया है जिसमें गति समस्थानिक प्रभाव लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। और लगेगा तो कैसे लगेगा कि KH जो होगा वो KD से ज़्यादा होगा, KD जो होगा वो KT से ज़्यादा होगा। यानी कि आपने बेंजीन हाइड्रोजन वाली ले रखी है, ड्यूटेरियम वाली ले रखी है और ट्रिटियम वाली ले रखी है, तो
आसानी से कौन सा बंध टूट सकता है, कार्बन हाइड्रोजन का, फिर कार्बन ट्यूटेरियम, फिर कार्बन ट्रीटियम, क्योंकि कार्बन ट्रीटियम का बंध छोटा होता है। ये सब बातें अपन को पेरियोडिक प्रभाव में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बंध आसानी से टूट जाएगा, तो इसके केस में जो अभिक्रिया की दर होगी वो ज़्यादा होगी, गतिज समस्थानिक प्रभाव देखने को मिलेगा। आयोडीनीकरण और सल्फोनीकरण में उसका रीज़न क्या है कि ये उत्कर्णीय अभिक्रिया है। ये जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, चाहे वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट के रूप में पूछे, चाहे वो सिंगल करेक्ट में पूछे या कॉम्प्रिहेंशन में पूछे, ये लेकिन दोनों स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ध्यान से आप देख लें इसको। अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगा रहे हो, कहीं पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल इन दो अभिक्रिया में फर्क पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इस पर स्टार भी लगा सकते हो। 8वें के बाद ये 9वां पॉइंट था, ठीक है। 9 पॉइंट्स लिखा दिए मैंने आपको। अब अपन चलते हैं सवाल की तरफ। कौन से सवाल करेंगे? रेट के सवाल करेंगे, अभिक्रिया की दर के सवाल करेंगे। चलो वैसे वो वाले सवाल मैंने आपको जीओसी में करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉन घनत्व के सवाल आपको जीओसी में करवाए थे। निम्नलिखित दिए गए यौगिकों के लिए ईएसआर के प्रति दर की तुलना करें, ठीक है। क्वेश्चंस देखो आप कैसे कैसे मिलने वाले हैं आपको। ए है, बी है, सी है, डी है। चालू हो जाओ भैया। पहले 2 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर और दे रहा हूं मैं आपको। पोज करके ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस OH का लोन पेयर अंदर जा रहा है, यानी कि इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है? +m लग रहा है। यहाँ पर इस OH का लोन पेयर जो है वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है अनुनाद में, इसका भी +m लग रहा है। लेकिन इन दोनों +m की तुलना करूँ तो इसका +m ज़्यादा लग रहा है, इसकी मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है, इसका +m कम लगेगा। फिर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खिंचे हुए आ रहे हैं, यानी कि ये कौन सा प्रभाव लगा रहा है बेटा? -m, और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, इसका मतलब 0। तो +m + h + i इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे तो देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ESR की रेट ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेट A की होगी, फिर B की होगी, फिर D की होगी, फिर C की होगी। C में तो -m लग रहा है। चेक कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जिनका गलत हुआ है तो वापस पोज कर लें और ट्राई कर लें। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर जा रहा है पूर्ण रूप से, तो इसका +m लग रहा है। यहाँ दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका +m लग रहा है, लेकिन दोनों +m की तुलना करूँ तो इसका +m ज़्यादा है। याद करो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं। इसका तो कौन सा लगेगा? -m, और इसका 0। अगेन आंसर क्या आ जाएगा? A > B > D > C, ठीक है। 2 सवाल हो गए। आओ और सवाल करते हैं। इधर देखो, ऐसे सवाल खूब सारे करा रखे अपन ने पहले भी।
चलो ये 3 सवाल और है, पोज करके ट्राई करो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अल्फा हाइड्रोजन से, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा है ना, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बात करूँ तो किस में ज़्यादा होगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ये इसका क्रम होने वाला है। बात समझ में। 4th वाले क्वेश्चन में भी आपने इसे देखा होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो सब में बराबर है, लेकिन यहाँ पर +H लग रहा है इस मिथाइल का, +H CD3 का, +H CD3 का। अब +H को देख रहे हो तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बंध को तोड़ना पड़ता था, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बंध जल्दी टूटेगा ड्यूटेरियम से, फिर ट्रिटियम से। तो +H सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका होगा। बात समझ में आती। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जितना ज़्यादा +H होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। पोज कर करके ट्राई करो, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर OH का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +M, NH2 का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +M, CCl3 का कौन सा प्रभाव लग रहा है, -H, Cl का कौन सा लगता है, -I, CH3 का कौन सा लगता है, +H, और Cn का कौन सा लगता है, -M। अब ये सब चीज़ें मैं नहीं सिखाऊंगा कि +M, -M, +H, +I, -I कैसे लगते हैं। OH और NH2 में ज़्यादा +M NH2 का होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, तो +M सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है। अब तो बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन घनत्व चेक करना है, तो सबसे ज़्यादा +M बढ़ाता है, फिर +H, फिर +I, फिर -I, फिर -H, फिर -M। तो सबसे ज़्यादा +M B का है, फिर A आ जाएगा, फिर अब +H ढूंढो, E वाला आएगा, फिर अब -I, -H, -M है तो -I कम घटाएगा, फिर -H कम घटाएगा, फिर सबसे ज़्यादा कौन घटाएगा, -M घटाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्रम आ गया, रेट का क्रम आ गया, ठीक है ना। तो B आ गया, फिर A आ गया, फिर E आ गया, फिर D, C और F। ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की रेट का क्रम आ गया है यहाँ पर। बात समझ में आती। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने केवल ये सीखा है कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन दर्शाता है, और पहला पद कैसे धीमा होता है, वो सारी बातें अपन ने कर ली है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दर्शाता, और बेंजीन का निर्माण कैसे होता है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बना के दिखाऊंगा, और उसकी वजह से अलग अलग अभिक्रियाओं का नाम पड़ जाएगा, और उससे अपन डिफरेंट यौगिक बनाते चले जाएंगे। आप एक बार GOC वाले चैप्टर को रिवाइज करना, और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑर्थो और पैरा, वो मतलब ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है कौन, अपना इलेक्ट्रोफाइल, किसके माध्यम से देखा था कि कौन सा बेंजीन पर समूह लगा हुआ है। अगर बेंजीन पर +M, +H, +I वाले समूह लगे हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ आने पर मजबूर करते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वहाँ पे बढ़ता है, ऑर्थो पैरा निर्देशित हो जाते हैं। फिर अगर अपन ने -M, -H, -I वाला देखा था तो वो मेटा निर्देशित होते हैं। केवल हेलोजन जो होता है वो निष्क्रिय होने के बाद भी, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के बाद भी वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है। इतनी सी बात आप एक बार GOC में रिवाइज करके आना, देख के आना, फिर उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच।